तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सिंगल कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। वन कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? MUX इज इक्वल टू PX। बट ये कंडीशन डिराइव कहां से हुई थी? ये कंडीशन डिराइव हुई थी MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM। एक्चुअली ये है, बट हम क्या अज्यूम करते हैं? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, MUM is assumed to be 1। तो अगर if MUX upon PX is equal to MUM, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MUX is equal to MUM into PX, yes or no? And if MUM is equal to 1, we can say MUX is equal to PX at the point of equilibrium। MUM क्या होता है? MUM is marginal utility of money, importance of money। आप 1 रुपए खर्च करोगे, expected satisfaction from money। MUX होता है expected satisfaction from the consumption of the commodity। मैंने पेन लिया, उससे मैं कितनी satisfaction expect कर रहा हूं, that is marginal utility। मनी, मैंने 1 रुपए खर्च करे, उससे मैं कितनी satisfaction expect कर रहा हूं। कह रहे हैं MUM will always be constant। आप 1 रुपए खर्च करोगे, आप 1 रुपए की satisfaction expect करोगे। आप 100 रुपीज स्पेंड कर चुके हो, फिर 1 और रुपए खर्च करोगे तो भी 1 रुपए की satisfaction expect करोगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आपने पहला पेन लिया, अब आप दूसरा पेन लोगे तो सेकंड पेन will give you less satisfaction as compared to the first one because of law of DMU। law of DMU does not apply to money, ध्यान रखना। तो MUX upon PX is equal to MUM is the same thing as MUX is equal to PX। तो वन कमोडिटी केस में हमने कंडीशन डिराइव करी MUX equal to PX, बट वो डिराइव कहां से करी? वो डिराइव यहां से करी थी। तो फिर नेक्स्ट दिमाग में क्वेश्चन आता है कि MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, आप बताएंगे मुझे MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, MUX, आइसक्रीम ली मैंने, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली लेट अस अज्यूम 20, और PX था लेट अस अज्यूम 25। लेट अस अज्यूम MUX इज 20, PX इज 25। मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन कि भैया MUX तो PX से कम है, हम खाएंगे क्यों? आई एम नॉट आस्किंग दैट। मैं इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूं MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है। पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं। MUX कितनी है? 20। PX क्या है? 25। तो 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8। MUX अपॉन PX 0.8 आया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसका मतलब क्या है हर्षिता? इफ MUX अपॉन PX इज 0.8, इसका मतलब क्या है? हर्षिता ट्राई जल्दी। सर मतलब मनी का इतना फायदा हो रहा है। ओके, हो सकता है। सुहानी, MUX अपॉन PX इज 0.8, इसका मतलब क्या होगा? सुहानी, शब्द ट्राई। तो एक बार रिपीट करना। MUX अपॉन PX इज 0.8, इसका मतलब क्या होगा? एनीवन? Sir, satisfaction derived is less than the price नो नो, of दैट इज the द कंक्लूजन। आप उस मीनिंग के कंक्लूजन पे पहुंच गए। कंक्लूजन बिल्कुल सही है। मैं उससे एक स्टेप पीछे जाने के लिए बोल रहा हूं कि ये क्या बोल रहा है। आप कंक्लूजन बता रहे हो कि उसका कंक्लूजन क्या है। पहले ये तो एक्सप्लेन करो 0.8 का मतलब क्या है। MUX अपॉन PX 0.8, इसका मतलब क्या है? आप बोलो एक बार, क्या पता वर्ड्स डिफरेंट हो।
चलो ठीक है, अब पहले तो जी, जी। बोलो। सर ये जो लास्ट अमाउंट या लास्ट मतलब रुपीस फॉर एग्जांपल हमारे पास बचे हैं, उसे हम उससे जब हम इस पर स्पेंड करते हैं तब क्या कैसी मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं ओके एक कमोडिटी ठीक है, ध्यान से सुनना। MUX अपॉन PX 0.8 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बाय स्पेंडिंग अ रूपी, बाय स्पेंडिंग अ रूपी ऑन द कमोडिटी, we are getting satisfaction worth 80 पैसा। 1 रुपए खर्च करके 80 पैसे की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसका मतलब ये है। फिर the satisfaction derived is less than the money being spent on it, yes or no? वो तो कंक्लूजन हुआ, तो यू विल नॉट कंज्यूम द कमोडिटी। MUX अपॉन PX का मतलब समझ आया? वो होता है सेटिस्फैक्शन पर रुपी, क्योंकि कमोडिटी 20 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन का रेलेवेंस टू कमोडिटी केस में ज्यादा है। वो अभी आपको समझ आएगा, मैं ये यूज करूंगा। अभी मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, MUX अपॉन PX का मतलब समझ आया? यस सर। सेटिस्फैक्शन पर रुपी, सेटिस्फैक्शन पर रुपी। अब ध्यान से देखना, टू कमोडिटी केस, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, ध्यान से देखना। अब मैं, एक है मेरे पास पेन और एक है मेरे पास रजिस्टर, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, रजिस्टर का प्राइस है, या चलो पेन गुड एक्स है, तो पेन का प्राइस है, लेट अस अज्यूम 10 रुपीज, सस्ता वाला पेन ले लें, ठीक है। और रजिस्टर का प्राइस है 50 रुपीज, इमेजिनरी प्राइसेस, इररिलेवेंट पॉइंट। PX 10, PY 50। अब ध्यान से देखना, मैंने एक पेन लिया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिली 20 यूटिल्स की, 20 यूटिल्स की। मैंने रजिस्टर लिया, रजिस्टर से मुझे सेटिस्फैक्शन मिली 80 यूटिल्स की। अब मेरा क्वेश्चन है द्विज आपसे, रजिस्टर से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है या पेन से? मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिली, रजिस्टर से या पेन से? द्विज सर सर पेन से। पेन से मिल रही है मुझे 20 की सेटिस्फैक्शन, रजिस्टर से मिल रही है मुझे सर 80 की सेटिस्फैक्शन। यस सर। सर लेकिन आप रजिस्टर का प्राइस भी तो ज्यादा दे रहे हो। ओके, आपके हिसाब से हर्षिता किससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है? हर्षिता? सर रजिस्टर से, बट उसका प्राइस ज्यादा है, सो इतनी कहानियां नहीं, सिर्फ एक वर्ड बोल सकते हो, किससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, पेन या रजिस्टर? रजिस्टर। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल पे आता। भव्या ने स्कूल का एग्जाम दिया, भव्या का एग्जाम था 50 मार्क्स का, और द्विज ने एग्जाम दिया, द्विज का एग्जाम था 80 मार्क्स का, ठीक है। भव्या क्या है, 40 आउट ऑफ 50, इमेजिनरी है ये भी वैल्यूज, ठीक है ना। द्विज क्या है, 60 आउट ऑफ 80। हर्षिता, मेरा क्वेश्चन है किसके मार्क्स ज्यादा आए? सेम क्वेश्चन में उसमें किसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, किसके मार्क्स ज्यादा आए? हर्षिता, द्विज के या भव्या के? हर्षिता? सर भव्या के। भव्या के मार्क्स ज्यादा आए, वैसे तो सेम ही, मतलब जज नहीं कर सकते ऐसे। ओके। सेम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, मतलब आप बोल रहे हो कि दोनों के अच्छे हैं, मतलब
नहीं, कैलकुलेटर से यूज करने की कैलकुलेटर की बात है तो वो 80% है, वो 75% है ना, वो सेम है। ठीक है, द्विज आप बताओ बेटा, किसके मार्क्स ज्यादा है, भव्या के या आपके? सर मेरे। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट सही बोला था हर्षिता ने बिल्कुल। हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी। आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। सेम पॉइंट वहां पे था, कह रहे हम पेन और रजिस्टर की सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। पेन है 10 रुपीज का, रजिस्टर है 50 रुपीज का। अगर आपको दो कमोडिटीज कंपेयर करनी है, अगर आपको दो कमोडिटीज कंपेयर करनी है, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सेटिस्फैक्शन पर रुपी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? सेटिस्फैक्शन पर रुपी। तो सेटिस्फैक्शन पर रुपी का लॉजिक समझ आया? वो तब काम आती है जब हम दो कमोडिटीज को कंपेयर कर रहे हैं जिनके प्राइसेस अलग है। तो कह रहा है अगर उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, किससे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन पर रुपी। ऐसे ही दो स्टूडेंट्स के अगर आपने मार्क्स कंपेयर करने हैं जिनके पेपर अलग अलग मार्क्स के थे, तो परसेंटेज निकालते थे उस केस में, तो कि इसके 80% है, उसके 75% है, तो बेस कॉमन करेंगे तो पता चलेगा ना। तो ऐसे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन पर रुपी, तो अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्शन पर रुपी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, MUX अपॉन PX। तो 20/10 करा तो क्या आया 2। यहाँ पे करा 80 MUY अपॉन PY, 80/50, तो वो कैलकुलेट करा तो वो आया 1.6। तो अब हमें पता चला कि MUX अपॉन PX इज 2 एंड MUY अपॉन PY इज 1.6। तो अब बताओ मुझे हर्षिता, पेन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है या रजिस्टर से? हर्षिता, सर पेन से। तो जब भी दो कमोडिटीज को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी सेटिस्फैक्शन पर रुपी। ये पॉइंट है जो टू कमोडिटी में यूज होगा, ध्यान से देखना। अब मैं स्टार्ट करूंगा एक्चुअल लॉ। टू कमोडिटी केस में लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम हम तब अटेन करेंगे व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन पर रुपी डिराइव फ्रॉम गुड X इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन पर रुपी डिराइव फ्रॉम गुड Y। जब दोनों की सेटिस्फैक्शन इक्वल होगी और वो मेरी इनकम में, मेरे बजट में फॉल करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि मेरी इनकम 100 रुपए और वो 2000 रुपए खर्च करके कह रहे हाँ अब आया मजा, कह रहे हाँ मजा तो आएगा बेटा, बट वो आपकी इनकम के बाहर। तो यही सब कंडीशन हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी सिंपल सी बात मैंने आपको बस ये समझाई, MUX अपॉन PX का मतलब क्या होता है और टू कमोडिटी केस में वो इंपॉर्टेंट क्यों है। कंपैरिजन के लिए हमें रेशियो ही निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते अगर दो कमोडिटीज के प्राइसेस अलग है। ध्यान से देखें। ओके, स्टार्ट करेंगे लॉ। ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। The law of, also known as the law of equi-marginal utility. The law of DMU applies in case of either one commodity or one use of a commodity. However, in real life, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक ही commodity consume कर रहे हो. Consumer normally consumes more than one commodity. In such a situation, law of equi-marginal utility helps in optimum allocation of his income. Law of equimarginal utility is also known as law of substitution, law of maximum satisfaction, Gauss's second law. नाम पता होना चाहिए बेटा, कहीं वो दूसरे नाम से सेम लॉ पूछ ले हमें, ये वाला तो हमने करा नहीं, चलो छोड़ो आगे बढ़ो प्लीज। ऑल्टरनेट नेम्स हमेशा पता रहने चाहिए। As law of equimarginal utility is based on the law of DMU, all the assumptions of the latter will also apply to the former. जो लॉ ऑफ डीएमयू की assumption थी, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, आइडेंटिकल कमोडिटीज, होमोजेनियस, वो सारी assumptions यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगी। प्लीज वो एक बार हो गई, वो हर जगह जहां जहां आप
यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हो, चाहे वो 1 कमोडिटी है 2 कमोडिटी है, assumption सेम रहेंगी. Okay. According to this law, a consumer gets maximum satisfaction when the ratios of MU of the two commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increases. Second condition तो हम ये हमेशा ये रहेगी, marginal utility should fall as your consumption increases. First condition क्या है? First condition है ratios of marginal utility and their respective prices. MUX upon PX should be equal to MUY upon PY, which is equal to MUM वो रहेगा, but ratio दोनों के compare होंगे. अब ध्यान से देखना, it means there are two necessary conditions to consumers equilibrium in case of two commodities. First condition क्या है? The ratio of MU to price is the same in both the goods. तो मतलब क्या है? MUX upon PX should be equal to MUY upon PY. इसका मतलब तो अभी हमें समझ आ ही गया है डिटेल में, ठीक है ना? As marginal utility of money is assumed to be constant, the above condition can be restated as, जैसे मैंने आपको 1 कमोडिटी में क्या बताया था कि MUX is equal to PX, डेरिवेशन है, बट एक्चुअल कंडीशन क्या है? MUX upon PX is equal to MUM. ये होता है 1 कमोडिटी में. MUM is assumed to be constant, इसलिए MUX equal to PX लिख सकते हैं. 2 कमोडिटी में भी सेम है. कह रहे 2 कमोडिटी में क्या होगा? Equilibrium is achieved when MUX is equal to PX. MUX upon PX is equal to MUY upon PY, which is equal to MUM. Satisfaction per rupee should be equal to the expected satisfaction from money. ठीक है ना? वो MUM constant माना जाता है, तो convenience से हम ये लिखते हैं, MUM constant माना जाता है. तो first condition, second condition तो utility analysis में हमेशा ही रहेगी, law of DMU must operate. इसका मतलब marginal utility falls as consumption increases. The second condition is needed to attain consumers equilibrium. ठीक है ना? तभी तो you can be sure कि अच्छा MUX मेरे को X से ज्यादा satisfaction मिल रही है Y के कंपैरिजन में, तो मैं X खाऊंगा, X की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, X की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो X की satisfaction गिरनी शुरू हो जाएगी. तब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक दोनों की इक्वल ना हो जाए. एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए. अभी हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है. इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. इसमें किसी को कोई डाउट कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि satisfaction per rupee derived from good X should be equal to the satisfaction per rupee derived from good Y. कोई डाउट? अब मजा आएगा. Disequilibrium में क्या हुआ? What happens when MUX upon PX is greater than MUY upon PY? What happens when MUX upon PX is greater than MUY upon PY? इसका मतलब क्या होता है? Satisfaction per rupee derived from good X is more than the satisfaction per rupee derived from good Y. तो बेटा देखें हमारे पास कौन है? द्विज. Yes, sir. Let us assume MUX upon PX है 2 और MUY upon PY है 1.5. आपको गुड X ज्यादा satisfaction दे रहा है पर रुपी या गुड Y? Sir, good X. गुड X ज्यादा दे रहा है. ठीक है, तो अब आप X की कंजम्पशन बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, या Y की कंजम्पशन बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे? Sir, X की कंजम्पशन बढ़ाऊंगा और Y की कम कर दूंगा. Y की कुछ नहीं भी करोगे तो एक बार को मानते हैं कि आप X की कंजम्पशन बढ़ाओगे. अगर आप X की कंजम्पशन बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? आपने X की कंजम्पशन बढ़ाई. What happens when you will consume more of good X?
सर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। x की गिरनी शुरू हो जाएगी, यस सर। अभी x की ज्यादा है तो फिर x की गिरनी शुरू हो जाएगी। एज यू कंज्यूम मोर you will continue to consume more of good x till the satisfaction per rupee becomes equal. Yes or no? यस सर। तो अब MUY upon PY is greater than MUX upon PX. ऑब्वियस सी बात है, समझ आ जाएगा कि satisfaction per rupee from good Y is more. तो अगर x की लेस है, ये भी बोल सकता हूं, ये तो हो गया एक केस समझ आ गया कि हमने increase the consumption of good x, increase the consumption of good x when MUX is greater than MUX upon PX is greater than MUY upon PY. If MUX upon PX is less than MUY upon PY, उस केस में क्या होगा? इसका मतलब satisfaction per rupee from good x is less than the satisfaction per rupee from good y. You will increase your consumption of good y. आप y की इंक्रीज करोगे तो भी क्या होगा? MUY अपॉन PY गिरना शुरू हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएंगे. इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑफ गुड y. और दूसरा ऑप्शन क्या है? x की कंजम्पशन कम कर दो. x की कंजम्पशन कम करोगे तो MUX बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो MUX अपॉन PX बढ़ जाएगा. हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम. अगर मेरी इनकम अलाउ करती है कि और कंज्यूम कर सकता हूं तो मैं और कंज्यूम करना चाहूंगा, क्योंकि और कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फैक्शन मेरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. अगर मेरी इनकम अलाउ नहीं करती, कह रहा नहीं नहीं भाई साहब दिख रहा है और बढ़ाओगे तो गिर जाएगी यूटिलिटी, कह रहा नहीं मुझे एक और कंज्यूम करने दो, मैं एक और कंज्यूम करूंगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी वाई की गिर जाएगी तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. कह रहे भाई साहब पैसे भी तो होने चाहिए, कह रहे बढ़ा नहीं सकते आप, दूसरे की कम कर लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे, लाइफ इंजॉयबल हो जाएगी, बट आप इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते. तो टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. बट हमें ये भी समझ आना चाहिए व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर नॉट इक्वल. व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY. व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY. तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन हमें ढंग से समझ आनी चाहिए. एक छोटी सी चीज से कंक्लूड करूंगा. MUX अपॉन PX is greater than MUY upon PY का मतलब होता है the satisfaction per rupee derived from good X is more than the satisfaction per rupee derived from good Y. It means good X is giving you more satisfaction. You will value good X more than good Y. तो आपके लिए X ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा as compared to Y, क्योंकि वो आपको ज्यादा satisfaction दे रहा है. तो you will consume more of good X. तो लैंग्वेज में ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करने चाहिए. आते हैं वापस लॉ पे. डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी. What happens when they are not equal? MUX upon PX is not equal to MUY upon PY. What happens? Suppose MUX upon PX is greater than MUY upon PY. In this case, consumer is getting more marginal utility in case of good X as compared to good Y. तो ये है marginal utility per rupee की बात हो रही है. Therefore, he will buy more of X and less of Y. He will value good X more as compared to good Y. This will lead to fall in MUX. As you consume more of good X, MUX starts falling and rise in MUY. तो उनका जो अगर आप X कंजम्पशन बढ़ाओगे, Y की कम करोगे तो वो गैप कम होता रहेगा. The consumer will continue to buy more of good X till the time MUX upon PX becomes equal to MUY upon PY. The opposite will hold true when MUX upon PX is less than MUY upon PY. You will consume more of good X, good Y. You will consume more of good Y and less of good X. It brings us to a conclusion that MUX upon PX equal to MUY upon PY is a necessary condition to attain consumers equilibrium. अब यही अगर
3 कमोडिटी होता जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो 3 कमोडिटी में क्या होता, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ। तो ऐसे जितनी कमोडिटीज उतने रेशियोज हमें कंपेयर करने पड़ेंगे, तब जाके इक्वल हो। So it can be concluded that a consumer in consumption of 2 commodities will be at equilibrium when he spends his limited income का constraint है, budget constraint बोलते हैं इसे, he spends his limited income in such a way that the ratios of marginal utilities of the 2 commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increase। इसी से ही स्टार्ट किया था, इसी पे ही एंड कर। 2 कंडीशंस हैं, कंडीशंस हमने करी। अब इसमें अगर ग्राफ बनाने को आए तो कैसा होता है, ध्यान से देखना। पहली बात तो एक शेड्यूल कंपेयर करते हैं, ग्राफ पे तो आते हैं। शेड्यूल हमें गिवन क्या है, इस केस में तो खैर बहुत ही सिंपल ये था न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल होता बोथ दीज कमोडिटीज आर प्राइस्ड एट ₹1 पर यूनिट, दोनों का प्राइस ही सेम है, तो आप डायरेक्टली MUX और MUY को कंपेयर करोगे तो भी डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 तो वही रहेगा ना, दोनों का प्राइसेस सेम है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो जब मैंने डायरेक्टली कंपेयर करा, मैं 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 14 12 MUX 12 है जब मैं 3 यूनिट्स ले रहा हूँ, MUY 12 है जब मैं 2 यूनिट्स ले रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो MUX अपॉन PX, P तो 1 ही है इस केस में, 12 इज इक्वल टू 12 कब, 3 यूनिट्स ऑफ X जब मैं ले रहा हूं तो 12 है, 2 यूनिट्स ऑफ Y जब मैं ले रहा हूं, 2 यूनिट्स ऑफ Y तो भी मेरा 12 है। यस और नो? तो कह रहे हैं उतनी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे। कह रहे ये 5 और 5 भी तो इक्वल हो सकता है, आप 5 यूनिट्स X की ले लो और 4 यूनिट्स Y की ले लो, वो तब हमें पता चलेगा कि हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं जब हमें इनकम गिवन होगी। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको इनकम भी दूंगा, ऐसे यूटिलिटीज भी दूंगा, आपको कैलकुलेट करके बताना होगा हम इक्विलिब्रियम कब अटेन करेंगे। हमें कंपेयर करना होगा MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY को। इस केस में MUX अपॉन PX क्योंकि 1 रुपी था PX, तो हमने डायरेक्टली MU को ही कंपेयर कर लिया। ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखना, आप साइमल्टेनियसली 2 ग्राफ बनाओगे, X एंड Y, गुड X गुड Y, ध्यान से देखना। MUX एंड MUY। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पे हम ले लेते हैं MUX, राइट साइड पे ले लेते हैं MUY। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यस और नो? तो ध्यान से देखना, MUX कुछ भी जो आपने ग्राफ बनाया, MUX ऐसे ही MUY डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना? कुछ भी, ये MUX है, ये MUY है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। 2 बार भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट क्या है, यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में प्राइस 1 था, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, MUX शुड बी इक्वल टू MUY।
तो एक बनाया हमने मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ y, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा क्या, हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गए दोनों कर्व, MUX भी गिर रहा है, MUY भी गिर रहा है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, क्योंकि एक कमोडिटी हम इधर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, जैसे ये है, ये गुड एक्स है, तो गुड एक्स की यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स जैसे बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी, तो हमने ऐसे 1 2 3 कुछ भी, और ऐसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो यूनिट्स ऑफ गुड वाई में वो यहाँ से ऐसे शुरू हो जाएंगे 1 2 3, ये वाला कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है MUI और x वाला इधर से, तो जहां पे दोनों की यूटिलिटी इक्वल होगी वो होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्राफ एक बार ही बना लेना, अगर आ गया तो बनाना मुश्किल होगा अगर आपने पहले नहीं बना रखा, बट एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, बेस्ड ऑन MUX upon PX, based on one commodity, but यहाँ पे 2 commodities, तो हमें रेशियो समझ आएगा MUX और PX का मतलब क्या है, तो प्रॉब्लम नहीं। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन ढंग से समझ आनी चाहिए, वो भी एक्सप्लेन करेंगे जब भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे आएगा। क्या करा हमने, 2 commodity केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, रीड करेंगे ध्यान से, कोई डाउट है पूछेंगे। अब मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखा, हमने 1 कमोडिटी केस करा, हमने 2 कमोडिटी केस करा, बट किसका, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस की सबसे बड़ी अजम्पशन क्या थी, यूटिलिटी इज मेजरेबल, इसलिए उसको कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी की सबसे बड़ी अजम्पशन क्या थी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, ये इसकी बहुत बड़ी यूटिलेशन, ये बहुत बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आप बर्गर खा रहे हो, मैं कहा और बेटा मजा आया, आप ये तो बता सकते हो कि मजा आया कि नहीं आया, आपने बोला हाँ आया, मैंने पूछा कितना आया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप उसका आंसर नहीं दे सकते। कितना आया वो मार्जिनल यूटिलिटी है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, कह रहा उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी लिमिटेशन है यूटिलिटी एनालिसिस की। इन द यूटिलिटी एनालिसिस इट इज assumed that utility is cardinally measurable, that is it can be expressed in exact units. However, utility is a feeling of mind. अरे भाई मैं पेन यूज कर रहा हूँ, मुझे एक सेटिस्फैक्शन होगी, मुझे मजा आता है पढ़ने में पढ़ाने में, तो मेरे लिए पेन की सेटिस्फैक्शन अलग होगी, आप के लिए पेन की सेटिस्फैक्शन अलग होगी, सबके लिए अलग हो सकती है, और हो सकता है सुबह डिफरेंट फीलिंग थी, शाम को डिफरेंट फीलिंग, अप्रैल के महीने में डिफरेंट फीलिंग, फरवरी के महीने में डिफरेंट फीलिंग, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है उसकी चेंज हो जाएगी यूटिलिटी। कह रहे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ any unit, it is just a feeling of mind and there cannot be a standard measure of what a person feels. सेम चीज की सुबह फीलिंग अलग होगी, शाम को फीलिंग अलग होगी, कुछ टाइम के बाद फीलिंग अलग होगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इट। सो यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। देयर आर अदर लिमिटेशंस टू, बट देयर डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप, मतलब हमारे स्कोप के बाहर है। हमारे लिए काम की चीज क्या है कि व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, दैट द यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। It is because of this limitation only क्या इंट्रोड्यूस करी गई, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, वो इसके बाद, पहले इसको क्लोज करेंगे।